देखिए ठंड का मौसम आ गया है, ऊपर से पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई है, तो जाहिर सी बात है चाय पर चर्चा की शुरुआत स्नो फेस्ट की खबरों के साथ हम करते हैं। पहाड़ों पर हर तरफ आपको बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई नजर आएगी। बर्फबारी के बीच खिली धूप पहाड़ों की खूबसूरती में मानो चार चांद लगा रही है। उत्तराखंड हो, हिमाचल या कश्मीर, पहाड़ों पर सैलानियों के चेहरे खिले हुए हैं। और देखिए इन खूबसूरत वादियों में प्रकृति का उत्सव मनाया जा रहा है और लोग कुदरत की नेमत का बाहें फैलाकर स्वागत कर रहे हैं। सिक्किम से श्रीनगर तक हर तरफ मानो स्नो फेस्टिवल चल रहा है। हर तरफ बर्फ की सफेद पाहों की चमक सी दिख रही है। सबसे पहले बात सिक्किम की करते हैं, जहां इन दिनों मौसम का अनोखा रुख देखने को मिल रहा है। सिक्किम में इन दिनों हर तरफ बर्फबारी है। पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर ढकी है। बर्फबारी के बाद खिली धूप यहाँ की वादियों को बेहद खूबसूरत बना रही है। उधर कश्मीर की हसीन वादियों का जिक्र हो तो बर्फ से ढके पहाड़ और दिलकश नजारे जहन में ताजा हो जाते हैं। इन दिनों कश्मीर की तस्वीर कुछ ऐसी ही है। ताजा बर्फबारी की वजह से कश्मीर में कड़ाके की ठंड है और हालात कुछ ऐसे हैं कि श्रीनगर तक में बर्फ जमने लगी है। पेड़ पौधों से लेकर सड़क के किनारों पर ओस की बूंदें कड़ाके की सर्दी में बर्फ में तब्दील हो गई हैं। श्रीनगर में छोटे छोटे तालाबों का पानी भी जम गया है। नया रिकॉर्ड बना है श्रीनगर के लिए, क्योंकि इस सीजन का सबसे ठंडी रात थी। -5.7 जो है पारा लुढ़का है। और न सिर्फ श्रीनगर में, बल्कि अगर आप घाटी के अलग अलग इलाकों की बात करें तो सीजन की सबसे ठंडी रात थी। सोनमर्ग घाटी में सबसे ठंडा, जहां रात का जो है न्यूनतम तापमान -9 तक गिर गया। और ऐसा जो है आइस जो एक शीट दिखी है आज सुबह, अलग अलग जो वाटर बॉडीज हैं घाटी की, छोटे नदी नाले और उसके साथ साथ पानी की जो पाइप्स हैं वो कई जगह फटी हैं और उनमें से जो पानी बाहर आया है वो रात में जम गया है, फ्रीज हो गया है। और इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितनी ठंड जो है रात में बनी है। अब बात हिमाचल प्रदेश की कर लेते हैं। यहाँ शिमला में लोग बर्फबारी का लुत्फ उठाने में मशगूल हैं। कुफरी में बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है, जिसका दीदार कर सैलानियों की खुशी देखने लायक है। की बर्फबारी देख के अच्छी स्नोफॉल थी और इस टाइम मेरे ख्याल से पंजाब का और यहाँ के वेदर का फर्क होगा। कम से कम वहाँ अगर 20 डिग्री है तो यहाँ पे अभी 5 या 6 डिग्री है। बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड था यहाँ का वेदर भी, और उसके बाद भारी स्नोफॉल हुई है बहुत ज्यादा। हिमाचल के मनाली में भी लोग बर्फबारी का खूब आनंद उठा रहे हैं। यहाँ बर्फ के बीच लोग पैराग्लाइडिंग का भी लुत्फ ले रहे हैं। काफी अच्छा नजारा है और काफी अच्छा व्यूज है। लोग भी काफी हैं, भीड़ भी काफी है, सभी बहुत एंजॉय ले रहे हैं। काफी अच्छा मौसम हो रखा है, बहुत मजे आ रहे हैं। हम लोग हनीमून के लिए आए थे, हमको बहुत अमेजिंग व्यू इधर मिला और बहुत अच्छा हम लोग फील कर रहे हैं दोनों। बट यहाँ पे स्नोफॉल बहुत अनएक्सपेक्टेड हुआ और हमको लिटरली बहुत अच्छा व्यू देखने को मिला। बात उत्तराखंड की तो पिथौरागढ़ में हो रही ये बर्फबारी देखने में किसी फिल्मी सीन की तरह लगती है, मगर यकीन मानिए ये ही इन दिनों की हकीकत है। तस्वीरें उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले औली की हैं, जहां चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। कुदरत ने चक्राता के लोखंडी की तो तस्वीर ही बदल कर रख दी है। सुबह यहाँ लोगों की आंख खुली तो ये छोटा सा हिल स्टेशन बर्फ की चादर में लिपटा नजर आया। अल्मोड़ा में मौसम ने करवट ली और आसमान से रुई के फाहों की तरह बर्फ गिरने लगी। कुदरत के इस हसीन नजारे को देखने के लिए लोग अपनी गाड़ियों से बाहर निकल आए। सिक्किम से कैस अंसारी, श्रीनगर से मीर फरीद, मनाली से मनमिंदर अरोड़ा, शिमला से विकास शर्मा, अल्मोड़ा से संजय सिंह, पिथौरागढ़ से राकेश पंत और नैनीताल से लीला सिंह बिष्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
देख ली बर्फबारी, घूमा ही सारी की सारी। अभी जाएंगे ना? अभी जाएंगे, अभी प्लान करेंगे। चलिए मौसम के बाद अब बात कर लेते हैं संस्कृति के उत्सव की। आज राम बारात अयोध्या लौट आई। बीते 6 दिसंबर को विवाह पंचमी के खास मौके पर श्री राम और माता सीता के विवाह की परंपरा को निभाया गया। ये शादी सीता माता के मायके नेपाल के जनकपुर में आयोजित की गई, जिसके बाद राम जी की ये बारात अयोध्या लौटी तो उसकी खुशी रामनगरी की रौनक देखने लायक थी। हर कोई ढोल नगाड़े की थाप पर झूमता नाचता नजर आया। तो वहीं राम जी की बारात में गए साधु संत समेत कई लोग जब अयोध्या पहुंचे तो उनका स्वागत फूल बरसाकर किया गया। गुरु वशिष्ठ के साथ अलग अलग रथों पर सवार चारों भाइयों ने माता सीता को लेकर जब रामनगरी में प्रवेश किया तो उनके आने की खुशी में वहां मौजूद लोग गाते झूमते नाचते नजर आए। तो वहीं अपना स्वागत देख बाराती भी भाव विभोर दिखे। दृश्य दिखाई दिया। ये वर्तमान में त्रेता युग जैसा प्रदृश्य है, क्योंकि आप भी देखिए सभी लोग अपना सहयोग दे रहे हैं। जैसे वहाँ पे गिलहरी ने अपना सहयोग प्रदान किया था मिट्टी डाल के पूंछ में, उसी प्रकार से यहाँ बच्चा जिससे जो बन पा रहा है उस प्रकार से सहयोग कर रहा है। और ये देख रहे हैं किस प्रकार से भव्य शोभा है बारात की। मानिए त्रेता युग की बारात आज आ गई हो हमारे पास में। जय श्री राम। वो लोग हैं जो खास तौर पर जब राम की बारात से लौटकर अयोध्या की सड़कों पर चल रहे हैं तो वशीभूत हैं, और इसका कारण एक और भी है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली राम बारात है और इसलिए इसकी शोभा अपने आप में निराली है। और अब आपको दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट दिल इल्यूमिनाटी की बात भी बताते हैं। वैसे दिल इल्यूमिनाटी को लेकर दिलजीत आजकल हर जगह जा रहे हैं, लेकिन इंदौर के बाद दिलजीत का एक भक्ति वाला रंग भी नजर आया जब वो सुबह सुबह उज्जैन में बाबा महाकाल के दर पर मत्था टेकने पहुंचे। और दिलजीत दोसांझ भस्म आरती में शामिल हुए और इस दौरान पूरी तरह शिव भक्ति में डूबे नजर आए। देखिए सितारों की भक्ति की ये अनोखी तस्वीर। महाकाल के दर पर पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ ने किए महाकाल के दर्शन। इंदौर में लाइव कॉन्सर्ट के बाद आज सुबह दिलजीत दोसांझ उज्जैन पहुंचे और सीधे महाकाल के दर्शन पूजन करने उनके धाम पहुंच गए। दिलजीत ने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचकर बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। बाबा महाकाल के दरबार में भस्म आरती का खास महत्व रहा है। दूर दूर से भक्त भस्म आरती में ही शामिल होने तड़के मंदिर पहुंच जाते हैं। भस्म आरती में शामिल होने की चाहत लिए आए दिलजीत भी तड़के ही महाकाल के दर पर पहुंचे और सुबह 4 बजे होने वाली इस पवित्र भस्म आरती में भाग लिया। भस्म आरती के दौरान वो महाकालेश्वर मंदिर के नंदी हॉल में बैठे और पूरे भक्तिभाव के साथ भगवान महाकाल के ध्यान में डूबे नजर आए। श्रद्धालुओं की सबसे अगली पंक्ति में बैठे दिलजीत इस दौरान सफेद पगड़ी के साथ तिलक लगाए हुए थे। महाकाल का आशीर्वाद लेने के बाद दिलजीत ने कहा, इनसे ऊपर क्या हो सकता है, सब वही हैं। ओम नमः शिवाय। महाकाल के लिए दिलजीत की श्रद्धा और उनकी आध्यात्मिक यात्रा ने उनके चाहने वालों के दिलों को भी छू लिया। भस्म आरती के बाद दिलजीत से मिलने के लिए मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंची, लेकिन उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए उन्हें तुरंत वहां से रवाना भी कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए त्योहार भारतीय संस्कृति की पहचान होते हैं। अयोध्या से लेकर कोटद्वार और नूह तक में इसके रंग बिखरे दिखे। हर जगह भक्ति और उत्सव का माहौल है। तो विवाह पंचमी के बाद अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव चल रहा है, तो वहीं हरियाणा के नूह में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह चल रहा है। अयोध्या में उत्साह का सिलसिला जारी है। अब ये तस्वीरें देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव की है, जिसमें कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुति पेश की। जय श्री राम के जयकारे के साथ महिला कलाकारों के नृत्य संगीत ने कार्यक्रम में समा बांध दिया। सोमवार से शुरू हुए इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव का उद्देश्य आम लोगों को रामायण और भगवान श्री राम के जीवन चरित्र के माध्यम से मानवीय मूल्यों के प्रति परिचित कराना और भारतीयता के प्रति आकर्षित करना है।
कहीं भगवान राम के नाम की गूंज है तो कहीं उनके अनन्य भक्त की जय जयकार से वातावरण गुंजामय हो उठा। उत्तराखंड के कोटद्वार में श्री सिद्धबली बाबा का 25वां वार्षिक अनुष्ठान महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अनुष्ठान में एकादशी कुंडलीय यज्ञ, पिंडी महाभिषेक, रुद्री पाठ, आरती, कलश यात्रा, मंदिर परिक्रमा, ध्वज पूजा समेत सिद्धबली बाबा की शोभा यात्रा निकाली गई। इसके साथ ही मंदिर परिसर में बाबा के जागरों का आयोजन भी किया गया। यहाँ सिद्ध बाबा के नाम से एक जो स्वामी जी थे, उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी और गुरु गोरखनाथ को प्रसन्न किया था। इसके बाद यहाँ पर कहते हैं कि हनुमान जी का दर्शन हुए थे यहाँ पर इस स्थान पे, तब से सिद्धपीठ को जाना जाता है। और इस 3 दिवसीय मेले में कोटद्वार ही नहीं, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली, तमाम हरियाणा, पंजाब, पूरे देश से लोग यहाँ पर श्रद्धा में आते हैं। और मान्यता है कि जो भी यहाँ पर अब श्रद्धा पूर्वक जो अपनी मन्नतें मांगता है, उसकी मन्नता हमेशा पूरी होती है। सच्चे मन से बाबा के दरबार में मनोकामना लेकर आने वाले भक्त मनोकामना पूर्ण होने पर यहाँ भंडारे का आयोजन करते हैं। भंडारा करने के लिए दिन प्रतिदिन बढ़ती अर्जी के चलते अब यहाँ 2 रसोई बना दी गई है। सीता रसोई साल 2032 तक के लिए फुल है, जबकि करीब 2.5 माह पूर्व शुरू की गई पार्वती रसोई भी 2029 तक के लिए फुल हो चुकी है। हमारे यहाँ लगभग भारतवर्ष के लगभग सभी क्षेत्रों के लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं और बहुत जबरदस्त मान्यता है यहाँ पे, और लोग अपने भंडारे आदि भी करते हैं। और इसके साथ साथ हमारा एकादश कुंडीय यज्ञ होता है और जिसमें वेदाचार्यों के द्वारा इसमें यज्ञ को संपन्न कराया जाता है। और इसके साथ साथ एक सबसे बड़ा 1.25 मन का रोड करता है। यहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी और हनुमान जी के मिलन के कारण जो है इस जगह को सिद्धबली कहा जाता है, इसलिए दोनों की पूजा आराधना यहाँ पर की जाती है। अयोध्या या कोटद्वार ही नहीं बल्कि हरियाणा में भी भक्ति की बयार बही। यहाँ सोमवार को 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह की शुरुआत हुई। इस समारोह में करीब 2 दर्जन विभागों की प्रदर्शनी के साथ ही सांस्कृतिक आयोजन का भी दर्शकों ने आनंद उठाया। कलाकारों के अलावा स्कूली छात्राओं ने यहाँ शानदार प्रस्तुति दी। कोटद्वार से विकास वर्मा और नून से काशिम खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पीछे देखो, पीछे तो देखो। 25 दिसंबर का पूरा फील आपको आएगा। देखिए 25 दिसंबर की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है, दुनिया में क्रिसमस का क्रेज बढ़ता जा रहा है। कुल मिलाकर क्रिसमस का फीवर धीरे धीरे चढ़ने लग गया है। और देखिए, कहीं क्रिसमस का सबसे खूबसूरत बाजार सजा हुआ है तो कहीं सेंटा पानी में गोते लगाकर मछलियों को फीड करा रहे हैं। इसे दुनिया का सबसे खूबसूरत क्रिसमस बाजार कहा जाए तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। 1 किलोमीटर के दायरे में फैला प्रिस्टीना का ये क्रिसमस बाजार स्थानीय संस्कृति और परंपरा की गहरी समझ को दर्शाता है। जगमगाती रोशनी और बाजार की चहल पहल इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रही है। ये बाजार गांव के कारीगरों द्वारा बनाई गई कला और शिल्प को अनोखे ढंग से पेश करता है। बाजार के बीचों बीच लगा क्रिसमस ट्री यहाँ आए पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बाजार की खूबसूरती के साथ साथ आइस स्केटिंग पर ऐसा हुनर भी पर्यटकों को काफी प्रभावित कर रहा है। सेल्फी पॉइंट से लेकर बच्चों के साथ फोटो खिंचाते सेंटा। यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए मनोरंजन के कई साधन मौजूद हैं। 15 जनवरी तक चलने वाले इस उत्सव में आपको कोसोवो की नई और पुरानी दोनों परंपराओं की झलक दिखेगी। इंग्लैंड के वॉर्सेस्टरशायर में 50 फीट की ऊंचाई वाला ये क्रिसमस ट्री यहाँ से गुजरने वाले लोगों का ध्यान अनायास ही खींच लेता है। एवरिल और क्रिस्टोफर रोलेट्स ने 46 साल पहले जब इस पेड़ को लगाया था तो वो ये नहीं जानते थे कि उनका लगाया ये क्रिसमस ट्री पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। हजारों लाइटों से जगमग ये क्रिसमस ट्री इनकोबेरा गांव में एकमात्र रोशनी का केंद्र है, क्योंकि इस गांव में कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है। इस पेड़ के जरिए रोलेट्स दंपति ने 25,000 पाउंड की भारी राशि दान के लिए जुटाई है।
क्रिसमस के मौके पर इस पेड़ को देखने वशिष्ठ शहर के दूर दराज इलाकों से लोग आ रहे हैं और इसकी सजावट का तसल्ली से दीदार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब ताइवान की राजधानी ताइपे की रौनक आपको दिखाते हैं। शाम होते ही ये शहर रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर हो जाता है। जी हाँ, ताइपे शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा क्रिसमस ट्री सजाया गया है। लोगों की मौज मस्ती का भी यहाँ पूरा इंतजाम किया गया है। देखिए ताइपे में क्रिसमस सीजन के रंग। जगमगाती रोशनी से नहाया शहर और हर तरफ क्रिसमस की रौनक। ये तस्वीरें ताइवान की राजधानी ताइपे की हैं। क्रिसमस में अभी करीब 2 हफ्ते का वक्त है, लेकिन यहाँ अभी से हर तरफ क्रिसमस के रंग दिख रहे हैं। शाम होते ही पूरा ताइपे शहर रंग बिरंगी रोशनी से रोशन हो जाता है। क्रिसमस के मौके को और खास बनाने के लिए शहर में कई तरह के इंतजाम किए गए हैं। ताइपे शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा क्रिसमस ट्री सजाया गया है। लोग पूरे परिवार के साथ क्रिसमस की इस रौनक को देखने पहुंच रहे हैं और क्रिसमस ट्री के पास तस्वीरें ले रहे हैं। शहर के एक हिस्से में तो क्रिसमस का मेला लगा है, जो क्रिसमस थीम में बने किसी अम्यूजमेंट पार्क जैसा लग रहा है। यहाँ लोगों की मौज मस्ती का पूरा इंतजाम है। खाने पीने के स्टॉल्स हैं, बच्चों के लिए खिलौने की दुकानें हैं। मेले में पहुंचने का रास्ता भी बेहद खास है। खूबसूरत फूलों और रोशनी से इस रास्ते को सजाया गया है। इस पार्क में कई तरह के राइड्स हैं, जिन्हें बच्चे और बड़े सभी मिलकर एंजॉय कर रहे हैं। कोई दोस्तों के साथ सेल्फी ले रहा है, तो कोई टैरो कार्ड से नए साल के लिए अपना भविष्य जानना चाहता है। ताइपे में शाम से शुरू हुई चहल पहल देर रात तक जारी रहती है। रात के वक्त भी पूरा शहर जीवंत रहता है। जैसे जैसे क्रिसमस करीब आएगा, त्योहारों के ये रंग और चटक होने लगेंगे और क्रिसमस के त्योहार का हर एक लम्हा लोगों के लिए यादगार बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आज हमारी चाय के साथ टिक्की आई है, आप लोगों ने तो खा ली, कैसा लगा टेस्ट? अच्छा है। आलू टिक्की, टिक्की चाट, चाट पकौड़ी। मेरी प्लेट देख के तो आप जानी चाहिए कि कैसी है। मतलब पूरी खाली हो चुकी है, मैंने तो खूब एंजॉय किया। और गीतिका ने आते साथ हमें ये बताया था कि अभी गर्मा गर्म है तो इसको फटाफट लगा के खा लीजिए। और इसमें से बिल्कुल दिल्ली वाली खुशबू आ रही है। असल चाट तो आपने खाई नहीं है अभी। पुरानी दिल्ली की चाट। पुरानी दिल्ली की चाट पुरानी हो गई, अब आपको नई दिल्ली की चाट खिलाते हैं। तस्वीरें देख के मुंह में पानी आ जाएगा। बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल मिस करिएगा नहीं। आप फटाफट प्रोग्राम बनाइए, क्योंकि अभी हम आपको दिखाने वाले हैं कहाँ है ये चाट। 90 साल पुरानी दुकान है, जाकर देखिए। मैंने चांदनी चौक की चाट भी खाई, करोल बाग की भी खाई है, हर जगह की खाई है, लेकिन फिर ढूंढते ढूंढते मैं पहुंची पड़ाकू गली। अब पड़ाकू गली कौन सी है, कौन सी हो सकती है, इमेजिन कीजिए। यूपीएससी के ठीक बगल में गली है, जहां पर आपको मिलेगी प्रभु जी की चाट। एक आने से शुरू हुआ चाट का वो पत्तल आज 100 रुपए का है। 90 साल पुरानी ये दुकान, जहां आपको ले आई हूँ। 3 पीढ़ियां और अब ये तीसरी पीढ़ी है जो यहाँ पर चाट की दुकान चलाती है। तो चलिए आज फूड स्ट्रीट में थोड़ा सा चटकारा लेते हैं, चाट खाते हैं, गोलगप्पे खाते हैं। जगह बदली, ठिकाने बदले, लेकिन नहीं बदला तो वो है इनका स्वाद। कितने साल हो गए आपको यहाँ, मतलब स्वाद बिल्कुल नहीं बदला? मैडम 1935 से चालू हुआ काम। 1935 से शुरुआत हुई थी। मेरे ग्रैंडपा, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे फादर, अब हम लोग हैं सारे। पहली चाट जो कभी बेची होगी वो कितने की बिकी होगी, मतलब कितने का रेट था? 1 आने की चाट थी और 1 रुपए के 24 गोलगप्पे थे। 1 रुपए के 24 गोलगप्पे। कैन यू इमेजिन? वैसे तो मैंने यहाँ तक भी सुना है कि बड़े ऐसी जगह हैं जहाँ पर 3-3 हजार रुपए के गोलगप्पे मिलते हैं। वैसे हमारी फूड स्ट्रीट में आपको सारा स्वाद जरूर मिलेगा। किसी भी कंट्री का, किसी इलाके का हो, जहाँ की फेमस चीज होगी वो हम आपको खिलाएंगे। आज बारी
मेरे साथ चाट का चटकारा लेने की है। यहीं पे किसी ने रिकमेंड किया था कि आप यहाँ की आलू चाट ट्राई कीजिए, बहुत अच्छी है। तीखा तो नहीं है ना? ओके, ट्राई करते हैं, क्योंकि मुझे तीखा ज्यादा पसंद है। आप खाना चाहेंगे? अच्छा, स्वाद में कुछ बदलाव आया है या लोगों की डिमांड में? वही है स्वाद, वही स्वाद है। लोग काफी दूर से कहते हैं आपका स्वाद नहीं बदला। बाकी हमने हर जगह खाई है, जो टेस्ट यहाँ तो कहीं नहीं आता। कहीं नहीं आता। मेरी बारी है चाट खाने की। लेट मी। उस चाट का जो स्वाद है वो वाकई हम कह सकते हैं कि आप एक बार खाओगे, खाते रह जाओगे, बार बार आओगे। वीकनेस होती है ना सबके गोलगप्पे, एक बार उसका भी टेस्ट ले लेते हैं कैसा है। दिखाइए जी। एंड हियर वी गो। वर्थ है यहाँ पे आना। मैम, आप कहाँ से आई हैं? मैं गुड़गांव से आई हूँ। ये पाकिस्तान बॉर्डर से आए? कहाँ से आए आप? बाड़मेर से। बाड़मेर पाकिस्तान बॉर्डर। यस मैम। और यहाँ की चाट आपको किसने बताया कि ये चाट? ये मेरे कजन है यहाँ। महमूद साहब से लेकर जितने बॉलीवुड स्टार्स, पॉलिटिशियंस, प्रशासनिक अधिकारी, देश के जाने माने बड़े बड़े शेफ्स हैं, वो यहाँ पर आते हैं इस चाट का स्वाद लेने के लिए। तो बड़े बड़े कॉमेडियंस को भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो बहुत लोग दूर दूर से आते हैं। मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में इन दिनों एक आदमखोर टाइगर की दहशत है। 29 नवंबर को इस टाइगर ने एक युवक की जान ले ली थी। वन विभाग अब इस टाइगर को जल्द से जल्द रेस्क्यू करने में जुटा है, लेकिन ये टाइगर इतना शातिर है कि हर बार ये चकमा देकर फरार हो जा रहा है। और देखिए, सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन समेत तमाम आधुनिक उपकरण इस टाइगर के सामने फेल साबित हो चुके हैं। अब कान्हा नेशनल पार्क के एक्सपर्ट्स भी इस ऑपरेशन आदमखोर में जुट गए हैं। कोशिश यही है कि टाइगर अपना अगला शिकार ढूंढे, उससे पहले ही उसे पकड़ लिया जाए। पेंच टाइगर रिजर्व में आदमखोर की तलाश। ड्रोन कैमरों में कैद हुई टाइगर की तस्वीरें। लेकिन 100 लोगों की टीम को चकमा देकर नदारद हो गया टाइगर। घने जंगलों में तलाश जब टाइगर जैसे शातिर शिकारी की हो तो वन विभाग के लिए ये काम आसान नहीं होता, और टाइगर अगर आदमखोर हो जाए तो ये काम और मुश्किल हो जाता है। पेंच टाइगर रिजर्व में इन दिनों हर तरफ आदमखोर टाइगर की दहशत है। इस टाइगर की तलाश में वन विभाग ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पेंच टाइगर रिजर्व के साथ साथ आसपास के दूसरे टाइगर रिजर्व से भी एक्सपर्ट्स की टीम बुलाई गई है। टाइगर की तलाश में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ये टाइगर इतना शातिर है कि हर बार वन विभाग के अधिकारियों को चकमा देकर फरार हो जा रहा है। टाइगर को जल्द से जल्द पकड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आदमखोर हो चुका है। दरअसल 29 नवंबर को जंगल के करीब एक युवक का शव मिला था। मौके पर मौजूद निशान गवाही दे रहे थे कि युवक को टाइगर ने मारा है। 20 साल का ये युवक जंगल में मवेशी चराने गया था। ये खबर मिलते ही वन विभाग फौरन हरकत में आ गया। विभाग के अधिकारी समझ चुके थे कि टाइगर ने एक बार इंसान पर हमला किया है तो वो दोबारा किसी और शख्स को अपना शिकार बना सकता है। आमतौर पर टाइगर इंसानों पर तब तक हमला नहीं करते जब तक उन्हें किसी खतरे का आभास न हो, लेकिन एक बार टाइगर के मुंह इंसान का खून लग जाए तो वो दोबारा किसी इंसान पर हमला कर सकता है। खतरे की आहट मिलते ही वन विभाग ने टाइगर की तलाश में एक मेगा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। अभी हम ये पेंच टाइगर रिजर्व और साउथ टेरिटोरियल डिवीजन की बीच का सीमा का जंगल है, और जो 29 तारीख को ह्यूमन डेथ हुई थी बावनथड़ी गांव में, उसमें जो टाइगर लिप्त था, उस टाइगर को हमें चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के द्वारा अनुमति मिली है कि यहाँ से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप पे है, व्यक्तियों की भी थोड़ा लाइफ को खतरा है और टाइगर की लाइफ के लिए भी एक थ्रेट है। आदमखोर टाइगर की तलाश के लिए 100 लोगों की टीम बनाई गई।
पेंच टाइगर रिजर्व के अधिकारी टाइगर तलाश में जुट गए हैं। कान्हा नेशनल पार्क से एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है। जंगल में लगे सीसीटीवी कैमरों से निगरानी तेज कर दी गई है। ड्रोन कैमरों से टाइगर की तलाश की जा रही है। वन विभाग की ये कोशिशें कुछ दिनों बाद रंग लाईं और एक कैमरे में टाइगर की तस्वीरें कैद हो गईं। एक कैमरे में टाइगर चहलकदमी करता दिखा तो दूसरे कैमरे में टाइगर शिकार करके बैठा था। टाइगर का वीडियो मिलते ही वन विभाग की टीमें फौरन टाइगर की लोकेशन की तरफ निकल पड़ी, लेकिन टाइगर एक बार फिर वन विभाग के अधिकारियों को चकमा देने में कामयाब हो गया। टाइगर पूरे जंगल के चप्पे चप्पे से बखूबी वाकिफ होता है, लिहाजा हर बार वन विभाग की टीम के पहुंचने से पहले ही टाइगर अपनी लोकेशन बदल दे रहा है। वन विभाग के 3 हाथियों को भी टाइगर की तलाश में लगाया गया है, लेकिन अभी तक टाइगर की लोकेशन का पता नहीं चल पाया है। पर टाइगर जंगलों को मैन्यूवर करने में बहुत स्मार्ट होते हैं, तो इसलिए इतना आसान नहीं होता है कि उन्हें हम जंगल में जाएं और उठा लें। तो लगभग पिछले 3 दिनों से तो लुका छिपी का खेल जैसा ही चल रहा है। कई बार वो टाइगर हमें दिख चुका है, पर डार्ट करने के पहले ही वो जगह छोड़ देता है। तो प्रयास जारी है। लगभग 100 व्यक्तियों से ज्यादा का हमला है। उसमें पेंच टाइगर रिजर्व की टीम है, साउथ सिवनी डिवीजन की टीम है और कान्हा से जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट है डॉक्टर संदीप अग्रवाल आए हुए हैं। WCT से डॉक्टर प्रशांत देशमुख आए हुए हैं और जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो सकती है हम सबकी मदद ले रहे हैं। DNA टेस्टिंग की मदद ले रहे हैं, ड्रोन्स की मदद ले रहे हैं और लाइव कैमरोज की मदद ले रहे हैं। तो जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है कर रहे हैं एंड आई एम होपिंग कि 1-2 दिन में जरूर हमें सफलता मिलेगी। वन विभाग अब पूरी तैयारियों के साथ टाइगर की तलाश में जुटा है। विभाग की कोशिश यही है कि टाइगर को जल्द से जल्द रेस्क्यू करके जंगल से दूर ले जाया जाए, ताकि वो फिर किसी इंसान पर हमला न कर सके। पेंच टाइगर रिजर्व से पुनीत कपूर, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब खबर छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित अबूझमाड़ क्षेत्र से, जहां पर गोलियों की तड़तड़ाहट एक समय में गूंजती थी। अब फुटबॉल का शोर वहां सुनाई देने लगा है। जी हां, गोली की जगह अब दनादन गोल किए जा रहे हैं। देश की फुटबॉल नर्सरी के तौर पर अब अबूझमाड़ उभर रहा है। आज से यहां 29वां राष्ट्रीय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का आगाज हुआ है, जिसमें देश भर से 10 राज्यों की बेटियां अपना जौहर दिखा रही हैं। जिन इलाकों में गोलियों का शोर सुनाई देता था, अब वहां गोल गोल का शोर सुनाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ का नक्सल प्रभावित अबूझमाड़ क्षेत्र अब फुटबॉल की नर्सरी के रूप में देश के राष्ट्रीय नक्शे पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। यहाँ के नारायणपुर के रामकृष्ण मिशन आश्रम के मैदान में 29वां राष्ट्रीय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का आगाज आज से हो रहा है, जिसमें 10 राज्यों की बेटियां जौहर दिखाने आ रही हैं। इस फुटबॉल प्रतियोगिता में मणिपुर, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और रेलवे की टीम शामिल हैं। 19 दिसंबर तक लीग मैच खेले जाएंगे। 21 दिसंबर को सेमीफाइनल और 23 दिसंबर को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। अबूझमाड़ ने कई प्रतियोगिताओं की सफल मेजबानी कर फुटबॉल मानचित्र पर दमदार दस्तक दी है। यहाँ के खिलाड़ियों ने अपने सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट में खेलकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। देश के प्रतिष्ठित फुटबॉल क्लब ईस्ट बंगाल में भी यहाँ के खिलाड़ियों ने अपनी जगह बनाई है। अबूझमाड़ के इन होनहार फुटबॉल खिलाड़ियों ने साबित कर दिया है कि हालात कितने भी विपरीत हों, हुनर अपना रास्ता तलाश ही लेता है। नारायणपुर से मोहम्मद इमरान खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।